बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन, साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक भी कहूँगी। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। आज वेदर फिर गर्मी है। कल अच्छा मौसम था, कल हमने शो का आगाज़ बाहर से जब किया था तो हमें रियलाइज़ हुआ था कि आज वेदर कुछ प्लेजेंट रहने वाला है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वेदर अच्छा नहीं रहा और मेरी चाय आ गई है। अच्छा जी, वेदर अच्छा आज नहीं है और उसकी पता नहीं क्या वजह है, क्योंकि ये भी एक बड़ा अनप्रडिक्टेबल सा है हमारी सियासत की तरह, कभी अच्छा होता है कभी नहीं होता। लेकिन आई होप कि ये गर्मी आप कहीं ना कहीं सर्वाइव कर ही रहे होंगे और गर्मी के साथ बिजली के बिलों पे भी जो जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं हमारे ऊपर, वो आई होप कि उसमें हम सब कहीं ना कहीं सर्वाइव कर ही लेंगे। वैसे मुझे लगता है हम एज ए नेशन बड़ी मजबूत हो चुके हैं। जितना हमने देख लिया है ना पिछले कुछ अरसे में, हमें भी एक एक तमगा कोई ना कोई मिलना चाहिए इस हौसले का, इस हिम्मत का, जो अभी तक मेरे ख्याल से इस सोच में नहीं आया कि हम क्या किस चीज़ों में और किन हालात के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं। तो जनाब, पॉलिटिकल सिचुएशन की आगाज़ में आपको पता है हम बात करते हैं। जब से हुकूमत ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की बात की है, एक नया जिसे कह लेना पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। मुल्क की सियासत की फ़िज़ा की बात की जाए तो एक नए बहरान की तरफ जाती हुई हमें दिखाई दे रही है, महसूस हो रही है। ANP और जमात इस्लामी ने जहाँ इसकी मुखालफत की है, वहाँ PPP की जानिब से भी मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात देखने में आ रहे हैं। रज़ा रबानी साहब ने तो यहाँ तक कह दिया है कि पाबंदी का इक़दाम हमेशा नाकाम रहा है। दूसरी तरफ जो चेयरमैन PTI हैं बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट की तौहीन करार दिया है और जिन्होंने कहा है कि जी जिसके 13 रुकनी लार्जर बेंच ने 12 जुलाई को 8 रुकनी अक्सरियत से मखसूस नशस्तों को PTI को देने का फैसला किया था, उनका साथ साथ ये भी बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि PTI पर पाबंदी हुकूमत के खात्मे का काउंट डाउन होगा। हुकूमत के पास अब ऑप्शन ख़त्म हो गए हैं, बौखलाहट में ऐसी बातें की जा रही हैं, बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है। खबर ये भी है जी कि 190 मिलियन पाउंड केस या स्कैंडल है, इसमें नैब की जानिब से ज़िमनी रेफरेंस दायर किए जाने के हवाले से अगर हम आपको बता दें तो इसमें बुखलाहट के साथ साथ जी इंकशाफ हुए हैं। और दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कुछ निजी TV के प्रोग्राम में इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कुछ गुफ्तगू क्या की है, उन्होंने कहा है जी कि मुल्क में इलेक्शन मनसूख करार दिए जाने की बात हो रही है, मगर हम ऐसी किसी भी सूरत हाल का दिफा करेंगे। उन्होंने कहा कि जी मुल्क में जो इलेक्शन के नतीजे में जो हमें स्पेस मिली है, इसके एक एक इंच का दिफा करेंगे। इस सिलसिले में हमारे पास जो दवा मौजूद है उसका इस्तेमाल भी करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा है कि जी मुल्क में जो गैर यकीनी का माहौल है, जिसमें सियासतदानों के साथ साथ अदलिया का भी हिस्सा है, और मज़ीद मुल्क में जो अगर इस तरह की बेयकीनी रही तो हालात मुस्तकबिल करीब में कुछ बेहतर होते नज़र नहीं आ रहे। ऐसा एक हुकूमती अरकान की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट आना कितनी अहमियत रखता है। और 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से जो मैं बता रही थी, ज़िमनी रेफरेंस दायर किए जाने का इम्कान है और रेफरेंस में बुशरा बीबी को भी मुलजिम नामजद किया जाएगा। जबकि अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली जो है, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी होने का भी मुतालबा किया है। ये मुतालबा किस हद तक ठीक है, क्या इसके पीछे सोच है, इससे यही सारी सूरत हाल उन्हीं से जान लेते हैं। हमारे साथ मलिक अहमद साहब मौजूद हैं, अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असेंबली, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया मलिक अहमद साहब। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? थैंक यू जी, मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो ये जो आपने मुतालबा किया है मुस्ताफ़ी होने के हवाले से, इस पे मैं आपका कमेंट चाहूँगी। ज़ाहिर है जो सियासी सूरत हाल है उसमें मखसूस नशस्तों का मामला हो, दीगर अभी 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से बात कर रही हूँ, क्या समझते हैं इस वक्त आप वाकई इस बात से अग्री करते हैं कि जी हुकूमत बुखलाहट में ये सारे इकदाम कर रही है या उनके पास ऑप्शन बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं? देखिए जी, बात यह है कि सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात पे आऊँगा कि जो मुतालबा हमने किया है उसके कंटेंट्स क्या हैं जी। बेसिकली हमने इलेक्शन में हिस्सा लिया, सारी दुनिया को पता है, बल्कि पूरी दुनिया में ये कहा जा चुका है कि ये रिग इलेक्शन है। इंटरनेशनल जितनी NGOs हैं, जो आपके इससे रिलेटेड इदारे हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के मुतनाज़ा तरीन इलेक्शंस में से एक इलेक्शन है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि सबसे मुतनाज़ा इलेक्शन ही यही है। उसके बाद हमने बतौर एहतजाज, चूँकि चेयरमैन हमारे जो इमरान खान हैं, उनका ये मौक़िफ़ है कि आपने हर सूरत हिस्सा लेना है
इलेक्शन में। अच्छा, हमारी जमात को ख़त्म कर दिया गया, हमारे से निशान इस इलेक्शन कमीशन ने ले लिया, रातों रात इसने ओवरनाइट फैसले किए और जिस फैसले पे थोड़ा जुर्माना होना था उस पर इसने निशान ले लिया, जो कि निशान अवाम का होता है, पार्टी के सिंबल होता है, जो कि अवाम की मलकियत होती है। तो उसके बाद हमने इलेक्शन में हिस्सा लिया, आपको भी पता है जो हमारा हाल हुआ, प्रपोजर स्कैंडर सब हमारे पकड़े गए, हमारे कैंडिडेट्स, हमारे लीडर्स पे FIRs हुई। और उन दिनों में एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि वो जो इलेक्शन का टाइम होता है, पूरी मशीनरी, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो होती है वो इस सो कॉल्ड इलेक्शन कमीशन के नीचे थी जी। और 7 दिन के आगे चीफ मिनिस्टर पंजाब जो भी, और फिर वो काकड़ था। तो इन्होंने मिल के ये जो ट्रायका बना, इन्होंने पूरी तरह कोशिश की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रगड़ने की अपने आकाओं के साथ मिल के। अब उसमें अगला जो पोजीशन था कि आज दिन तक हमने बतौर एहतजाज हिस्सा लिया हर इलेक्शन में। हमने हाउस जो थे ना मुकम्मल थे, सेनेट के इलेक्शन आज पता चल गया ना मुकम्मल थे, प्रेसिडेंट का इलेक्शन ना मुकम्मल था, चूँकि हाउस मुकम्मल नहीं थे, वो आपको पता चल गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो सीटें वापस मिली, तो हमारी 1-1, 2-2 सेनेट की सीट्स ज़ाया हुई। तो हमने क्योंकि अब जो आगे अभी भी वो मीटिंग्स कर रहे हैं, हालांकि उनको फौरन इम्प्लीमेंट करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों का फैसला, लेकिन वो तो हमारा ये पार्टी का कलेक्टिवली फैसला। मैं आगे आ रहा हूँ जी। हमने जो आपने मुझसे पहले पूछा ना कि आप उसको कैसे देख रहे हैं, जो आपने इस्तीफे का मुतालबा किया, देखिए हम ये चाहते हैं कि जब इलेक्शन कमीशन के फैसले की तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे फैसले की तशरीह इलेक्शन कमीशन ने ठीक नहीं की, तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। ये सारा ग्राउंड इलेक्शन कमीशन का ऊपर मौजूद है। जब वो मुस्ताफ़ी नहीं हो रहा तो हम उसे मुतालबा कर रहे हैं और हमारा अगला स्टेप रेफरेंस का होगा। हम इसके खिलाफ रेफरेंस में जाएंगे और हम पूरी तरह पीछा करेंगे। और जो हमारे ऊपर पाबंदी की बात है जी, ये एमको की जन्नत में रहते हैं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये तो एक आम इलाकाई जमात में पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, यानी ये इनकी बुखलाहट और इनकी नाकामी का सबूत है कि ये लोग इस वक्त इतने बुखला चुके हैं। अवाम को इन्होंने रगेद के रख दिया है, अवाम को इन्होंने लेताड़ के रख दिया है। पहले किसान का बहरान आया, फिर बिजली का, पेट्रोलियम का, और बेसिकली जो इन्होंने बजट पेश किया उसमें जो तनख्वाहदार तबके के 45% टैक्सेस हैं इस वक्त, जो आपके तनख्वाहदार तबका है, जो सैलरी वाले हैं। तो इन्होंने तो अब बजाय इसके कि ये को अवाम के ऊपर तवज्जो देते, इनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। एक नाजायज़ मैंडेट से ये गवर्नमेंट आई है, हर किसी को पता है, बट चलो मुसल्लत हो गई। तो ये जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हमारी है, इसको चाहिए कि आप नाजायज़ तरीके से आ तो गई हैं, लेकिन कुछ अवाम पे तवज्जो दें, और उसके चचा जो हैं वो कुछ अवाम पे तवज्जो दें। चचा भतीजी मिल के सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं, और ज़िंदगी में वो भूल चुके हैं कि ये जमात इनसे क्रश नहीं होगी। ये तो उनसे नहीं हुई जिनकी गोद में ये बैठे हैं, ये कैसे क्रश होगी। अच्छा, देखिए बात ये है कि ये एमको की जन्नत में रह रहे हैं, कभी भी किसी जमात को भी आप पाबंदी नहीं लगा सकते। ठीक है, आप समझते हैं कि ये सिर्फ स्टेटमेंट्स की हद तक बात है इनकी, कि ये सिर्फ एक शायद प्रेशर बिल्ड करना चाह रहे हैं आपकी जमात के ऊपर, इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और इस तरह के बयानात से कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला करें। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने इसकी सख्ती से मुखालफत की है कि ये पाबंदी लगाना कहीं की समझदारी नहीं है। देखें जी, उनकी इंडिविजुअल जो उनके डेफिनेटली हर जमात में मुख्तलिफ आरा होती हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेसिकली अपने आप को जमहूरियत का अलमबरदार समझती है, उसने कुर्बानियाँ भी दी हैं उनके लीडर्स ने। तो उसमें चूँकि जो जमहूरियत पसंद लोग हैं वो इंडिविजुअली, जिस तरह रज़ा रब्बानी साहब हैं, उन्होंने इंडिविजुअली अपनी राय का इजहार किया है। बट अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्टेटमेंट एज ए पार्टी नहीं आई इस बारे में। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी पीपल्स पार्टी विकेट के दोनों तरफ खेल रही है। जब उनकी स्टेटमेंट उनके चेयरमैन की तरफ से
या जरदारी साहब की तरफ से आएगी तो फिर हम समझेंगे कि पीपल्स पार्टी इस मामले पे पार्टी की क्या सोच है। अभी उनके जो सीनियर लीडरशिप में जो इनफरादी सोच रखने वाले लोग हैं उनकी स्टेटमेंट्स आई हैं, तो डेफिनेटली उनको हम पार्टी की स्टेटमेंट्स नहीं कह सकते। अच्छा, अभी मौजूदा सूरत हाल में मलिक अहमद साहब, जिस तरह से आपने अभी बानी पीटीआई का जिक्र किया खान साहब का कि जी अभी वो जेल में हैं, क्या आपको लगता है इस तरह के केसेस के अंदर दोबारा से 2 के मखसूस नशिस्तों के बाद से पीटीआई की पोजीशन काफ़ी हद तक एक रिलीफ वाली हुई है आपकी जमात के लोगों के मुताबिक? सो व्हाट डू यू थिंक कि ये सारे मामलात और केसेस में दोबारा से गिरफ्तारियों के हवाले से रेफरेंस दायर होना, ये सारी चीज़ें कहीं इस बात का इंदिया दे रही है कि अभी बानी पीटीआई जेल के अंदर ही रहेंगी और उनकी रिहाई के चांसेस अभी कम हैं? देखिए जी, मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा देर वो रख सकेंगे चेयरमैन इमरान खान साहब को। उसकी वजह ये है कि जो बेसलेस केसेस होते हैं उन्होंने डिस्पोज ऑफ होना होता है, और बेसिकली जितने केसेस हैं वो बेसलेस हैं। एक बंदे पे आपने कोयटा में भी केस किया हुआ है, कराची में भी किया हुआ है, पिंडी में भी किया हुआ है, लाहौर में भी किया हुआ है, और उन्हीं केसेस में उन्हीं FIRs में जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं वो दूध के धुले हो गए। मेरे अपने ऊपर 6-7 FIRs हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे हैं। तो बात यह है कि मेरा नहीं ख्याल कि अब ज़्यादा ये ज़िमनी स्टेटमेंट दे के कोई किसी केस में कोई 2 महीना कोई वो कर लें उसको चेयरमैन साहब को। अदरवाइज़ अब चेयरमैन साहब पे जो इनके देखें इन्होंने कितना जुल्म किया है, इन्होंने पाकिस्तान की हर माँ और बेटी पे जुल्म किया है कि इद्दत वाले मामले में जो प्योर मियाँ और बीवी का मामला है, और मियाँ बीवी के अलावा भी प्योर वो औरत से रिलेटेड है जी बिल्कुल, कि जो औरत की मामला वो ये है कि वो औरत की गवाही पे ही सारा कुछ है कि अगर औरत कह दे तो उस मामले को बोल नहीं सकते। इन्होंने किस तरह एक इस्लामी मुल्क में इन्होंने अपनी ये एक मनहूस केस को लेके आए और हमारी हर माँ और बेटी को इन्होंने सड़क पे खड़ा कर दिया। तो इस किस्म के जो केसेस हैं, उसके बाद तोशा खाना देख लें, साइफर देख लें, सब खत्म हो गए। अब यही है कि जो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स हैं उनमें ये को खान साहब को लेके आए, किसी में कोई 10 दिन 15 दिन को रिमांड हो जाएगा, कोई जिस तरह बेल बिफोर अरेस्ट उन्होंने 9 मई की लाहौर में कैंसिल की, हमारी कल डेट लगी हुई थी इधर हाई कोर्ट में, तो वो हमारी मंडे को हो गई, उस पर कोई मामूली सा एतराज़ था। तो मेरे ख्याल में कि वो कंफर्म हो जाएंगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब ये ज़्यादा देर रख सकेंगे लीगली। तो अबडक्शन तो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर MNAs MPs हर की हो रही अबडक्शन, तो हमारे लिए अब आम मामूली सा काम बन गया। ठीक है, अब हमने इस हवाले से रिहाई का जिक्र तो किया है। सनम जावेद के हवाले से दो कि एक हौसला अफजा चीज़ थी कि उनका रिहा किया गया है, लेकिन दूसरी जानिब अभी डॉक्टर यास्मीन राशिद हों या आलिया हमज़ा हों, उनकी रिहाई के हवाले से क्या तहरीक इंसाफ सोच रही है जी? क्या आपकी मुशावरत होगी? क्योंकि 2 के सनम जावेद की रिहाई एक कामयाबी तो है। देखिए जी, सनम जावेद बच्ची ने बड़ा एक कठिन टाइम गुजारा है, उसकी छोटी छोटी बच्चियाँ, उसका घर पूरा डिस्टर्ब रहा और उस बच्ची ने बड़ा मुश्किल टाइम देखा है। अल्लाह ताला ने उसको रिहाई दी है इंशाअल्लाह। आलिया हमज़ा और डेफिनेटली डॉक्टर यास्मीन राशिद तो हमारी लीडर भी हैं जी, और इनको इतना शर्म नहीं आता कि एक पेशेंट हैं, आप ख़ुद देख लें, एक मूजी मर्ज़ की, और 70-80 साल बुज़ुर्ग हैं वो, और 1 साल से ऊपर हो गया है, इल्ज़ाम की शक्ल में उन्होंने जेल में रखा हुआ है। यानी आप 4 कत्ल कर दें तो 2 महीने बाद आपकी ज़मानत हो जाती है अगर आप पे इल्ज़ाम डिटरमन ना हो या आपकी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हों। तो ये तो इस मुल्क में कानून तो है नहीं जी। तो लेकिन हमें पूरी उम्मीद है, हमारी पार्टी के सारे लॉयर, लीगल टीम पूरी कोशिश में, और इंशाल्लाह बड़ी जल्दी वो भी हमारे दरमियान होंगे जी इंशाल्लाह। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच मलिक अहमद साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया गुड मॉर्निंग पब्लिक में। मलिक अहमद साहब अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमारे साथ मौजूद थे। तहरीक इंसाफ का आइंदा का लाएअमल भी हम बात कर रहे थे, और आलिया हमज़ा और डॉक्टर यास्मीन राशिद के हवाले से भी ही इज़ होपफुल कि वो जल्द रिहा हो जाएंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। अब बात करेंगे कुछ क्रिकेट के हवाले से। तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बात की जाए तो पीसीबी के चेयरमैन जो मोहसिन नकवी साहब हैं, उनकी जानिब से क्रिकेट की बेहतरी के हवाले से जो चंद इकदाम किए हैं, जिनमें जेसन और गैरी क्रिस्टन को सिलेक्शन कमेटी में शामिल करना हो, गैर मुल्की लीग्स खेलने के लिए एनओसीज के इजरा का मामला हो, उसका टेक्निकल तरीक़ाकार का इस्तेमाल हो, हर 3 माह के बाद फिटनेस टेस्ट का होना हो, जबकि विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस को पाकिस्तान शाहीन्स वाइट बॉल टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया है। मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि जी डिसिप्लिन की पाबंदी ना करने वाले खिलाड़ियों की टीम में जगह नहीं होगी। पीसीबी के फैसले कितने कारआमद साबित होंगे, और इसके साथ साथ आईसीसी की जानिब से जो जारी करदा टेस्ट रैंकिंग है उसकी भी बात करेंगे, जिसके मुताबिक जो पाकिस्तानी बैटर हैं बाबर आजम तीसरे नंबर पर मौजूद हैं, जबकि शाहीन शाह अफरीदी टेस्ट बॉलिंग की रैंकिंग में 9वें नंबर के ऊपर हैं। सारी सूरत हाल जी और ये जो डिसिप्लिन और नए कवायद व ज़वाबित पीसीबी की जानिब से जारी किए गए, इसी पे तज्ज़िया ले लेते हैं। हमारे साथ अली मेहदी मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच अली, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये जो क्रिकेट की बेहतरी के लिए इकदाम हो रहे हैं, कितने कारआमद होंगे? देखिए, अगर ये जो इकदाम हो रहे हैं, ये बस एक शुरुआत है, कोशिश है। नई एडमिनिस्ट्रेशन होगी, ये तकरीबन अब 5 महीने हो गए कि मोहसिन नकवी साहब और एडमिनिस्ट्रेशन आ चुके हैं। इसमें काफ़ी कुछ इकदाम हो चुके हैं। T20 वर्ल्ड कप हमें पता है कि हमारे क्या हालात है, लेकिन अब एक शुरुआत है। मेरे ख्याल से जो अब इन्होंने साथ साथ में जो इकदाम किए, जिसमें से एनओसीज दिया, ये बड़ा एक संजीदी मामला है, क्योंकि पहली बार है कि एनओसीज के मामले में स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होगा। कुछ प्लेयर्स होंगे, कौन से लीग्स खेलेंगे, उसके लिए ऐसा पूरा एनालाइज किया जाएगा, सर्जरी की जाएगी कि कौन से प्लेयर्स कौन से लीग्स में खेलेंगे, क्या लोकल। उनको सबसे पहले जो होगा एडमिनिस्ट्रेशन, वो कोशिश होगी कि वो डोमेस्टिक खेले। डोमेस्टिक अगर खेल सकते हैं तो वेल एंड गुड, जाके लीग्स में खेले। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सारे क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने ग्रास रूट्स लेके पूरी सिस्टम को ठीक करना है, और सिस्टम ऑब्वियसली उस वक्त ठीक होगा जब पूरा सफाया टॉप टू बॉटम होगा। सिस्टम ठीक होगा, क्योंकि ये सिस्टम चंद दिनों या हफ्तों से नहीं बिगड़ा अली मेहदी, ये सिस्टम है ही नहीं डोमेस्टिक का, जिसकी आपने इशारा किया है। क्या आपको लगता है कि इस सिस्टम को ठीक करने के लिए, आपने शुरुआत का जिक्र तो किया, लेकिन क्या हम इस पोजीशन में हैं कि अभी हम सिर्फ शुरुआत करें और हमें आगे इसके रिजल्ट्स आने में जो साल लगने हैं उसमें हमारी परफॉर्मेंस का हम क्या करेंगे? देखो, ये तो ऑब्वियसली टाइम टेकिंग है। 3 साल का एडमिनिस्ट्रेशन है, पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, जिनको इलेक्ट किया गया बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने। लेकिन बात यही है कि ज़ाहिर है ये सिस्टम है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एटलीस्ट एक शुरुआत। हमेशा एक पॉजिटिव नज़रों से देखना चाहिए। और मैं ये इस तरह कहूँगा कि जो भी है सब कुछ, अगर आप पिछले 2 साल में देखें तो अब 4 एडमिनिस्ट्रेशन आ चुके हैं, और जितनी डिसकंटिन्यूटी इतना मसाइल होते हैं, तो ठीक है जो है ओवरनाइट नहीं होगी सक्सेस, लेकिन कम से कम एक शुरुआत है। आपके जो है दो कोचेज हैं, जिसमें गैरी कर्स्टन भी हैं, गिलेस्पी भी हैं। गिलेस्पी को है वो ज़ाहिर शान मसूद के साथ ओवरसी करेंगे रेड बॉल क्रिकेट, और वाइट बॉल क्रिकेट के लिए ओवरसी करेंगे साथ में गैरी कर्स्टन करेंगे। तो ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यही है कि डिसिप्लिन सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी होगी, जिसके ऊपर मेरिट के बेसिस पे प्लेयर्स की सिलेक्शन होगी। और साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिस तरह आपने अभी जिक्र किया था, कि डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी। डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी हमारी नहीं अच्छी सूरत है, लेकिन कम से कम ये है कि अगर सीनियर प्लेयर्स आके खेलेंगे तो फिर ऑब्वियसली फैसिलिटीज़ और उसके साथ साथ फिर व्यूअर्स का भी साथ में इसमें वॉच होगी। ठीक हो गया। दूसरी जानिब ये तो हो गई ओवरऑल डिसिप्लिन की पाबंदी। अब बात कर लेते हैं फिटनेस टेस्ट का, जो मेरे ख्याल से बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। फिटनेस टेस्ट मेरे ख्याल से एक प्लेयर का सबसे पहला जो कह लें टेस्ट होना चाहिए। हमें इतने बड़े टूर्नामेंट के बाद ख्याल आया कि ओहो, हमने तो अपने प्लेयर्स का फिटनेस टेस्ट ही नहीं किया। यही तो बात है कि देखें, गलतियों से इंसान सीखता है, और साथ में यही है कि देखें फिटनेस हमने टेस्ट ही नहीं किया। अगर हम देखें इतना बड़ा मेगा इवेंट था, हमारे एक प्लेयर जिस तरह इमाद वसीम थे, वो फिट ही नहीं थे। आपको फिटनेस टेस्ट पे जो है, ये देखें, पहाड़ों से जाने से कुछ नहीं होता, या कैंप्स में जाने से। आपको फुल एनालाइज करना पड़ता है, और साथ में प्रॉपर तरीके से देखना कि कौन से प्लेयर्स फिट है या नहीं। अगर आपके बेशक सुपरस्टार्स हैं,
अगर फिट नहीं है तो फिर कैसे कर सकते हैं? तो मेरे ख्याल से अब जो है फिटनेस टेस्ट उनको सही करना पड़ेगा, फुल मतलब जिसको कहेंगे कि प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्लेयर्स फिट ही नहीं होंगे वो कैसे जाएंगे? तो ठीक है, मेरे ख्याल से गलतियां हुई थी फिटनेस के मामले में, लेकिन आगे जाके क्योंकि इतने इम्पोर्टेंट हमारे साथ में जो है टूर्नामेंट्स आने हैं, टेस्ट सीरीज़ है, 9 टेस्ट मैचेस हैं और इसमें 3 सीरीज़ हैं, 4 सीरीज़ होंगे और फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी। इसमें जो प्लेयर्स फिट होंगे और उनका जितना ज़ाहिर है। जितना अच्छा फिटनेस टेस्ट होगा उसी तरह वो जाके ठीक है। मतलब जब फिट होंगे तो वो खेल सकेंगे। थैंक यू वेरी मच अली मेहदी, बहुत शुक्रिया। अली मेहदी हमारे साथ मौजूद थे, क्रिकेट के ऊपर अपना तजिया दे रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। इस सेगमेंट में हम आपके सामने दो हीरोज़ लेकर आए हैं जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में बहुत ज़बरदस्त काम किया है। पहले हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाले एक स्टूडेंट हैं जिनका नाम है कायम हसन, जिन्होंने हाइब्रिड जीप बनाने का कारनामा सरअंजाम दिया है। ये हाइब्रिड जीप किस तरह से काम करती है, ये आइडिया क्या था, प्रोजेक्ट था, इस पर कितना टाइम लगा और अब इसका फ्यूचर में क्या गोल है, इस पे बात करेंगे। उसके लिए हमारे साथ कायम हसन मौजूद है। कायम अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक, अल्लाह का करम है। मैं आपको अपने प्रोजेक्ट का बेसिक बताना चलूँ। अच्छा, ये एक मैं हाइब्रिड जीप है। मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। मेरे साथ एक और गेस्ट भी मौजूद हैं, फिर मैं आपकी जानिब भी आती हूँ। आप साथ साथ हमारे साथ जी पाकिस्तान के तनवीर अहमद साहब मौजूद हैं, जिन्होंने जून में चेक रिपब्लिक में होने वाली जो पैरा आर्चरी है वर्ल्ड रैंकिंग इवेंट और यूरोपियन कप 2024 जो है उसमें पाकिस्तान के लिए ब्लाइंड आर्चरी में पहला इनफरादी गोल्ड मेडल हासिल किया है। इनकी जीत के हवाले से भी बात करेंगे और उसके साथ साथ चूँकि हमारे साथ कायम हसन दोनों मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया तनवीर अहमद आपका भी। मैं आपकी जानिब भी आऊँगी, पहले मैं ज़रा कायम से उनके प्रोजेक्ट के हवाले से बात कर लूँ। कायम, मुझे बताएँ, आप अपना प्रोजेक्ट बताने लगे थे कि इस जीप के हवाले से जो आपने हाइब्रिड जीप बनाई है। जी, मैं अपने प्रोजेक्ट का आपको ब्रीफ डिस्क्राइब कर दूँ ज़रा कि एक हाइब्रिड जीप है, सोलर प्लग इन हाइब्रिड जीप। इसमें 2.2 किलोवाट के इलेक्ट्रिक मोटर है और 200 सीसी का आईसी इंजन है और सिंगल चार्ज ये इलेक्ट्रिक मोटर आपको 60 किलोमीटर की रेंज देगी। उसके बाद ऑटोमेटिकली अगर आप उससे वर्क जाए तो इंजन स्टार्ट हो जाएगा और इंजन आपको 35 टू 40 किलोमीटर की रेंज देगा। मतलब ऑन अ 1 चार्ज और 1 लीटर पे आपको 100 किलोमीटर ये सफ़र करेगी। और सोलर का ये फीचर है बीच में कि जब आप स्लो स्पीड पे चलेंगे तो सोलर के थ्रू चल लोगे आप 20 से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। और सोलर अगर आप ऑफिस के बाहर गाड़ी खड़ी कर दें तो 3-4 यूनिट आपने जो घर में कंज्यूम करने थे इसकी बैटरी पैक को चार्ज करने के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज हो जाएगा। वेरी और ये पेशावर इंटरेस्टिंग। को देखते हुए मैंने गाड़ी बनाई है, मतलब छोटे एरिया के लिए 60 किलोमीटर। तो पेशावर में हम इसको बिल्कुल फ्री फिरा सकते हैं। दिन को फिराएं तो आपकी बैटरी भी चार्ज होती रहेगी साथ साथ और आपकी गाड़ी भी चलेगी। वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपको ये आइडिया कैसे आया कायम? मुझे ऑटोमोबाइल साइड का शुरू से शौक था, तो हमें यूनिवर्सिटी का एक प्रोजेक्ट मिला था फाइनल ईयर के लिए कि कुछ आपने बना के लाना है कुछ भी। तो मैंने अपनी जीप सेलेक्ट की, फिर उसमें एक न्यू इन्वेंशन के तौर पे मैंने ये सेलेक्ट किया। तो ये पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम था कि पूरा चेसिस भी किसी ने खुद प्रॉपर कैलकुलेशंस के ऊपर डिज़ाइन किया और ये भी फर्स्ट टाइम था कि पूरी फैब्रिकेशन भी स्टूडेंट्स ने खुद ही की है। ओह, वेरी और 6 महीने इंटरेस्टिंग। का टाइम पीरियड लगा। अच्छा, जी 6 महीने में आपने कंप्लीट किया है। वेरी इंटरेस्टिंग। मैं और भी इसके हवाले से जानूंगी, लेकिन तनवीर अहमद भी हमारे साथ एक और हीरो हमारे मौजूद हैं। तनवीर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। मुझे थोड़ा सा इस कंपटीशन के हवाले से बताएं कि आपने जिसमें चेक रिपब्लिक में जहां पे आपने पार्टिसिपेट किया, मेडल जीता, कैसा मुकाबला था आपका? जी, ये पैरा आर्चरी वर्ल्ड रैंकिंग इवेंट एंड यूरोपियन कप था जो कि चेक रिपब्लिक के शहर नोव मेस्तो में हो रहा था। और हर साल ये इवेंट होता है, वर्ल्ड रैंकिंग इवेंट होता है और इसमें तकरीबन 45 कंट्रीज़ के लोग जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह इस इवेंट में सक्सेस मिली। और थैंक्स टू जो हम ट्रेनिंग करते हैं मुसलसल और कोचिंग जो है उसकी वजह से, और सबसे ज़्यादा मेरी फैमिली और फ्रेंड्स की सपोर्ट और मेरे डिपार्टमेंट वाले लोग मेरे साथ जो कोऑपरेट करते हैं। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान एयरफोर्स से है और वो मुझे स्पेयर करते हैं इस गेम के लिए। तो ये बड़ा इनकरेजिंग था कि आपको हर साइड से सपोर्ट मिलती है। थोड़ा सा स्पॉन्सर्स के लिहाज से लैग कर रहा था, लेकिन
काफ़ी चीज़ों ने मुझे सेटिस्फाई किया और मैं रिलैक्स होकर खेला, जिससे मुझे कामयाबी मिली। ज़बरदस्त। अच्छा, थोड़ा सा इस गेम की टेक्निक के हवाले से बताएं, बिकॉज आर्चरी इज़ लाइक अ वेरी आपका निशाना बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी इंस्टिंक्ट बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो जैसे आप ट्रेनिंग करते हैं, उस ट्रेनिंग के हवाले से बताएं, किस तरह की ट्रेनिंग होती है आपकी? जी, ये बेसिकली जो आर्चरी है वो नॉर्मल जिस तरह आम लोग शूट करते हैं वो देख के शूट करते हैं। उसमें एक छोटा सा होल होता है जिससे आप अपने टारगेट को देखते हैं और वहाँ शूट करते हैं। जबकि ब्लाइंड लोगों के लिए हमारे यहाँ दो तरह की कैटेगरीज होती हैं, एक जो बिल्कुल नहीं देख सकते VI1 कैटेगरी, और एक VI2-3 कैटेगरी होती है जो 2 से 3 मीटर तक देख सकते हैं। तो मेरा ताल्लुक VI2-3 कैटेगरी से है और हमें टेक्टाइल साइट जो है वो यूज़ करने की इजाज़त होती है। और ये टेक्टाइल साइट जो होती है कैमरे के स्टैंड की मानद होती है, जो कि एक ट्राइपॉड होता है जिसके आगे नोज़ल निकली हुई होती है। हम अपने हाथ की बैक एंड साइड को उस नोज़ल के साथ टच करते हैं और उस नोज़ल को टारगेट के बिल्कुल सेंटर में हमारा कोच सेट करता है और 6 एरोज़ के दौरान वो हमें एक दफ़ा उस स्टैंड के ऊपर खड़ा कर देता है और देन हमें अपनी बॉडी को अलाइन रखते हुए और शूटिंग करनी होती है जिस तरह नॉर्मल लोग शूट करते हैं। और वो जो टच पॉइंट है हमारे हाथ का और टेक्टाइल साइट के नोज़ल का, और वही हमारी नज़र होती है और हमने अपनी दिमाग के अंदर, क्योंकि हम टारगेट को देख नहीं रहे होते, दिमाग के अंदर उसका इमेज बनाते हैं और शूट करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक हो गया, ज़बरदस्त। ये बड़ा बारीक बीनी का काम है और जो टेक्निक है वो भी बहुत मुश्किल भी लग रही है, ज़ाहिर चैलेंजिंग होती है। अच्छा जी, कायम हसन साहब, आपने ये जो गाड़ी बना दी है, अब ये बताएं कि ये आप पेशावर में तो आपने कहा कि आपने उसके मुताबिक बनाई है कि ये 60 किलोमीटर इसकी रेंज है, लेकिन अगर ये हमने लाहौर जैसे शहर में घुमानी हो तो फिर उसके लिए आपने क्या सोचा है, क्या मॉडिफिकेशन करेंगे आप इसमें? फ्यूचर में मैं इसमें अमेंडमेंट्स करूंगा। इसका बैटरी पैक इंप्रूव करेंगे। अगर हम लिथियम आयरन फॉस्फेट का लगाए तो वो डायरेक्टली इसकी रेंज को डबल कर देगा, 120 किलोमीटर तक कर देगा वो। और सिर्फ इलेक्ट्रिक में 60 किलोमीटर है। इंजन अगर साथ डालें तो 100 किलोमीटर एक चार्ज पे दे रही है, एक चार्ज और 1 लीटर पे। अच्छा, एक चार्ज और 1 लीटर पे। और इसमें जो पेट्रोल जो डालने की कैपेसिटी है वो कितनी है, ये बताएं ना। इसमें 5 लीटर का पेट्रोल का टैंक लगा, 5 लीटर का। टैंक छोटा इसलिए रखा है कि उसका वेट भी कम हो गाड़ी में, क्योंकि इलेक्ट्रिक इसमें सब चीजें देख के सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद करना पड़ता है। वेट कम से कम होना चाहिए गाड़ी का, इसलिए फिर पेट्रोल भी कम रखे, क्योंकि इंजन स्टार्ट होता ही नहीं है। हम जब बना रहे थे तो मेरा डिजाइन यही था कि कार्बन एमिशन नॉर्मल गाड़ी से इसकी कम हो। कार्बन एमिशन इसकी नॉर्मल गाड़ी की 80% है तो इसकी 20% होगी उसके आगे, क्योंकि इसका इंजन बहुत कम स्टार्ट होता है, ज्यादातर चलती है इलेक्ट्रिक। अच्छा, मुझे कहा ये बताएं कि आपने जब ये प्रोजेक्ट बना रहे थे, इस सारे प्रोजेक्ट में आपके और कितने मेंबर्स हैं जिन्होंने इसमें आपका साथ दिया है? हम 4 मेंबर्स थे टोटल। 3 मेंबर्स थे, बाकी वो रिसर्च वर्क और थीसिस वर्क पे लगे हुए थे। फैब्रिकेशन का शौक मुझे ज़्यादा था, इसलिए पूरी गाड़ी फैब्रिकेट मैंने अकेले की। अच्छा, अकेले किए, फैब्रिकेट अकेले किया। अब आगे क्या प्लान है? इसको रोड्स के ऊपर इस गाड़ी के अंदर मॉडिफिकेशन करनी है, पेशावर के अंदर आपने इसको मज़ीद इस तरह के और बनानी है मॉडल्स, ताकि आप लोगों को भी इसकी एक्सेस दें? और इसकी कॉस्ट के हवाले से भी थोड़ा बताएं, क्या ये कॉस्ट फ्रेंडली है? जी बिल्कुल, मैंने चूँकि इंजीनियर हूँ, मेरे आगे पीछे सब लोग देख के सोच के बनाई गाड़ी। मैंने इसका जो बजट रखा है मेरा अभी तक, अभी जो इस पे कॉस्ट आई है 16.5 लाख रुपए इस पे अभी तक लगे। और फ्यूचर में मेरा ये इरादा है किसी प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर के साथ कोलैबोरेट करके मैं एक अपना नए मॉडल्स लाऊंगा। उसमें जीप नहीं होगी, उसमें और मॉडल्स होंगे। इसमें अभी जिस डिज़ाइन हुआ ना पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम प्रॉपर कैलकुलेशंस पे, ये बेड एक दफ़ा डिज़ाइन हो गया। इस पर हम रिक्शा, शटल, लोडर हर कुछ बना सकते हैं इस एक बेड के ऊपर। मैंने ऐसे डिज़ाइन किए, तो हमें जो रिक्वायरमेंट होगी, जो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम उस रेट के हिसाब से लेके आएंगे। और जब बल्क प्रोडक्शन में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इसी गाड़ी की कॉस्ट 12 से 13 लाख पे आ जाएगी। और जो शटल और रिक्शा होगा वो उससे भी सस्ता होगा। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा जी, तनवीर अहमद साहब, आप बताएं, अब आपकी तैयारी और आपकी जो यहाँ पे जहाँ पे आप ट्रेनिंग करते हैं, उसके लिए आपको कितनी फैसिलिटीज़ मुहैया हैं? जहाँ पे जैसे आपने कहा कि आप चेक रिपब्लिक में गए, वहाँ पर आपने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, ज़ाहिर है और मुख्तलिफ ममालिक के लोग भी आए होंगे। आपकी जो ट्रेनिंग थी, आपकी जो टेक्निक थी, क्या वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया पिछले 3-4 माह से। और जो हमने ब्लाइंड आर्चरी को पिंडी में स्टार्ट किया था वो भी रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की मदद से किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने डेडिकेटेड एनवायरनमेंट मुझे दी हुई है लियाकत बाग स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में। और स्पेशली इस इवेंट के लिए मुझे स्पेशल एजुकेशन की तरफ से
जो डिसेबल पार्क है रावलपिंडी में खैबान सर सैयद में, वो दिया गया, जहाँ पे मैंने अपनी लास्ट 3-4 माह की ट्रेनिंग की और जिसकी वजह से मैंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे जो है कम्पीट कर सकूं। आई एम ग्लैड कि आपके पास फैसिलिटीज़ हैं और आप प्रॉपर तौर पर इस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच तनवीर अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। कायम हसन आपका भी बहुत शुक्रिया एंड वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाब करे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। अब जिस टॉपिक के हवाले से हम बात करने वाले हैं, 2003 के बाद पाकिस्तान में जो भी बरसरे इक़्तिदार आया है उसने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से बात की है और अमेरिका में जो कैद हैं उनको आज़ाद कराकर पाकिस्तान लाने के हवाले से उन्होंने दावा भी बहुत किया है, जो भी हुक्मरान आया है। लेकिन ये किसी एक भी हुक्मरान का दावा सच साबित नहीं हो सका और 2003 तक ताहाल डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अमेरिका में कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रही हैं। मगर अब अमेरिका में पाकिस्तानियों ने उनकी रिहाई के लिए एक मूवमेंट चलाई है और इस मूवमेंट का हिस्सा जो हैं एक मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं, नताशा सैयद। ये मूवमेंट क्या है बेसिकली इस हवाले से भी बात करेंगे और ये अपना एक प्लेटफॉर्म भी चलाती हैं शाम की चाय के हवाले से, उसके हवाले से भी हम नताशा से ज़रूर जानेंगे। नताशा, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो मैं इस मूवमेंट के हवाले से आपसे जानना चाहूँगी जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से, जो अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी हैं, कैसे आप लोग काम कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच आपने मुझे शो पर लेकर आई। ये मूवमेंट जो है ये काफ़ी सालों से चल रही है। हमें तो आफिया सिद्दीकी के केस के बारे में जब मैं 13-14 साल की थी उस वक्त से पता लगा और उस वक्त से हम एक दूसरे के बता रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स में इस पे जो है हम इंफॉर्मेशन लोगों को दे रहे हैं। मोस्ट रिसेंटली इनकी जो केस है वो एक्चुअली यूएस में फिर से रिवाइव हो गया है। इनको एक लीगल टीम मिली है, वो लीगल टीम जो है वो फ्री ऑफ चार्ज काम कर रही है, प्रो बोनो काम कर रही है। उनकी लीगल टीम के हिस्सा भी एक पाकिस्तानी लड़की है मारिया कारी के नाम से, वो हमारे शो पर आई थी कुछ हफ्ते पहले। तो उस केस को रिवाइव होने की वजह से ये मूवमेंट फिर से शुरू हुई है। और आप देख रहे कि बहुत सारे लोग अब इसके बारे में ऑनलाइन भी काफ़ी बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी, आपने कहा कि केस रिवाइव हुआ है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं और आप लोग अपने प्लेटफॉर्म से किस तरह से इंगेज कर रहे हैं मुख्तलिफ लोगों को? कि चूँकि ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर जैसे मैंने कहा कि जो भी गवर्नमेंट आती है, जो भी इक़्तिदार में आता है वो इस हवाले से बात करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक किसी की भी की गई कोई कोशिश जो उसने की है या इस हवाले से बात की है उसमें खातिर खा कामयाबी नहीं मिली है। नताशा, सो आप लोग अपने तौर पर क्या ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आवाज़ पहुँचे और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं? हम उनकी स्टोरी को हाईलाइट कर रहे हैं। हम उनकी लीगल टीम को जो है उनको इंटरव्यू कर रहे हैं। उनकी लीगल टीम हमें बार बार ये कह रही है कि पाकिस्तान में लोगों से कहें कि वो प्रोटेस्ट करें, वो इस मामले को जाने ना दें, वो इस चीज़ के बारे में बार बार बात करें, वो इस चीज़ को जो है वो अपने पॉलिटिशियंस, अपने दोस्त, जिससे आप कह सकते हैं, जिनको आप ये स्टोरी बता सकते हैं उनको बताएं और आप गवर्नमेंट पे प्रेशर डालते रहें, क्योंकि ये प्रेशर ही है जो कि उनको रिलीज़ करेगी, ये प्रेशर ही है जो कि मोमेंटम बिल्ड करके उनके केस में मदद करेगी। उस प्रेशर के बगैर जो लोकल लोग प्रेशर डाल सकते हैं उसके बगैर ये चीज़ नहीं हो सकती है। अच्छा नताशा, आपने कहा कि पाकिस्तान के अंदर लोग इसको प्रोटेस्ट करें, इस हवाले से ज़ाहिर है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा इशू है जिस पे अभी तक शायद बहुत सारे मामलात होने चाहिए थे और नहीं भी हुए हैं। बहुत सारे उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। पाकिस्तान में जो मौजूद लोग हैं जो आपको इस वक्त दिख भी रहे हैं, आप क्या समझती हैं किस तरह से आप लोगों के प्लेटफॉर्म के थ्रू, चूँकि आप लोग वहाँ पे इस हवाले से आवाज़ उठा रहे हैं लोकल कम्युनिटी के साथ, वो आपके साथ किस तरह से शामिल हो सकते हैं? और पाकिस्तान के अंदर कोई स्टेट, कोई ऐसे स्टेक होल्डर्स जिनसे आपका राबता हुआ हो या आप इस मूवमेंट में उनको भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करना चाह रहे हो? जी, एक तो उनका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है द आफिया सिद्दीकी मूवमेंट इंस्टाग्राम पे।
वो उसकी स्टोरीज, उसकी अपडेट्स काफ़ी शेयर करते रहते हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो उस अकाउंट को फॉलो करें। वो जो एक्शंस देते हैं आपको प्रोटेस्ट के या कोई भी लेजिस्लेशन के, उस चीज़ को आप फॉलो करें। उनकी जो बहन है फौजिया सिद्दीकी, वो पाकिस्तान में काफ़ी जो है वो काम करना चाहिए, एक्टिव है इस मामले में। उनका भी जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो काफ़ी अप टू डेट रहता है, जो सारी वहाँ पे पाकिस्तान में एक्टिविटीज़ हो रही है, जो लोग उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं उसके थ्रू। यहाँ पे जैसे बहुत बड़े एक इमाम है, इमाम उमर सुलेमान, उन्होंने भी जो है एक वो इंटरव्यू या एक सेशन किया था आफिया सिद्दीकी के बारे में काफ़ी, और इस्लामिक लीडर्स के साथ। तो अब ये बात इस्लामिक लीडरों में जा चुकी है, जो कि पहले सिर्फ अगर पॉलिटिशियंस में थी, तो अब ये जो है पूरी जो इश्यू है और पूरा जो केस है रिलीजियस कम्युनिटी में जा चुकी है। क्योंकि अगर आप देखें, एक आफिया सिद्दीकी है, वो एक आम पाकिस्तानी औरत थी, वो एक पाकिस्तानी सिटीजन है। वो यूएस सिर्फ पढ़ने के लिए आई थी, और कितने लोग यूएस पढ़ने के लिए आए थे, वो सिर्फ स्टूडेंट वीजा पे थी। वो शी इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करे। उनके साथ जो हुआ है वो नाइंसाफी हुई है, और अब जो है रिलीजियस लोग भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, रिलीजियस लीडर्स भी इस बात पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो अमेरिका में बहुत इन्फ्लुएंशियल है। अच्छा नताशा, मुझे ये बताएं कि आपने जैसे कहा कि उनकी लीगल टीम के साथ आपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ भी किए हैं अपने फोरम से, क्या मौक़िफ़ है, क्या हर्डल्स हैं, क्या कहते हैं वो लोग? वो लोग यही कहते हैं कि हर्डल्स ये है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो इनफ प्रेशर नहीं डाल रही है यूएस गवर्नमेंट पे। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को प्रेशर डालना है ताकि आफिया सिद्दीकी जो है वो रिलीज हो, और उनके जो ऊपर सारे जो जो सारे उनका केस है, जो उनके साथ ट्रीटमेंट हुई है जेल में, उस चीज़ पे क्वेश्चनिंग हो, और गवर्नमेंट प्रेशर है जो इस चीज़ को जो है ठीक करेगा। अच्छा, गवर्नमेंट की जानिब से वो समझते हैं कि जी प्रेशर बिल्ट होना चाहिए, क्योंकि एज यू सेड कि शी इज़ अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ज़ाहिर है ह्यूमैनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं डॉक्टर आफिया के साथ जो नहीं ठीक हैं, और जिनको जितनी मज़ामत की जाए वो कम है। वहाँ पे चूँकि हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि अमेरिका के अंदर भी ह्यूमैनिटी को लेके या ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, दे टॉक अबाउट इट, बट आपने वहाँ पर इस हवाले से कम्युनिटी को कहीं ना कहीं एंगेज करने की कोशिश की है? इस हवाले से की है, और इसी वजह से जो यहाँ पे रिलीजियस लीडर्स हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। यहाँ पे जो उमर सुलेमान इन्वॉल्व हुए हैं, और बाकी को जो यहाँ के रिलीजियस लीडर्स हैं वो इसी ह्यूमैनिटेरियन एंगल लेके, नाइंसाफ़ी का एंगल लेके अब इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्योंकि इनकी जो ट्रीटमेंट हुई है जेल्स में वो बिल्कुल सही नहीं है, वो बिल्कुल ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। जो मॉरल्स अमेरिका कहती है कि दे स्टैंड बाय दीज मॉरल्स, वो उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे लोकल कम्युनिटी फिर से इस चीज़ पे बहुत फोकस कर रही है। ठीक है। अच्छा, मुझे नताशा ये बताएं, अब आपके थोड़े से प्लेटफॉर्म के हवाले से, शाम की चाय के हवाले से भी हम जानना चाहेंगे कि आपका ये जो वेंचर है, आपको आइडिया कैसे आया और किस तरह का कंटेंट जो है आप अपने इस प्लेटफॉर्म से लोगों के लिए क्रिएट करती हैं, चाहे वो अवेयरनेस के हवाले से। थोड़ा सा अपने इस प्लेटफॉर्म का इंट्रोडक्शन दें। जी, शाम की चाय जो है वो यूट्यूब पे एक पॉडकास्ट है जहाँ पे मैं दुनिया भर के पाकिस्तानियों को इंटरव्यू करती हूँ और उनकी कहानियाँ दुनिया में लेकर आती हूँ। मैं खुद पाकिस्तानी हूँ और मैं जानती हूँ कि पाकिस्तानी पूरी दुनिया में कितने अकॉम्प्लिश्ड है, क्या क्या उन्होंने नहीं किया है, और मुझे लगता है कि लोकल और इंटरनेशनल मीडिया पे वो इतने अच्छी तरह से हाईलाइट नहीं होते हैं, और मैं इस चीज़ को चेंज करना चाहती हूँ। तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो उन्होंने स्टार्टअप्स को इंटरव्यू किया है, फाउंडर्स को, बिजनेस लीडर्स को, आर्टिस्ट को इंटरव्यू किया है। मैं पूरी जनवरी मैंने पाकिस्तान में गुजारा और मैंने जो है 1947 के बारे में एक पूरा सीज़न किया। एक और हमारा सीज़न अब आने वाला है कुछ महीनों में, जो कि पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के बारे में, कि कौन सी स्टार्टअप्स आ रही है पाकिस्तान के बाहर, क्या पाकिस्तान के अंदर कौन सी इनोवेशन, क्या क्या इनोवेशन हो रही है पाकिस्तान के अंदर। तो मैं चाहती हूँ दुनिया भर में पाकिस्तानियों की जो कहानियाँ हैं वो मैं लेकर आऊँ और दुनिया को दिखाऊं कि हम कितनी अकॉम्प्लिश्ड कौम है, हमारे लोग जो हैं वो कितने दिल के कितने अच्छे हैं, और हम सब जो हैं वो कितने क्या क्या नहीं कर सकते हैं इस दुनिया के लिए, जो कि मुझे लगता है एटलीस्ट एट एन इंटरनेशनल लेवल ये चीज़ें हाईलाइट नहीं होती हैं। आई एम सो ग्लैड कि आप इतनी अच्छी और पॉजिटिव बातें पाकिस्तानियों के हवाले से उनको इनकरेज कर रही है, बिकॉज जब भी हमने सुना है कुछ बुरा ही सुना है, और अब आप जिस तरह से एक पॉजिटिव इमेज लेकर आ रही है पाकिस्तानी का, आई एम सो ग्लैड कि यू आर एब्सोल्युटली राइट
कि पाकिस्तानी जहाँ भी हैं दुनिया भर में उन्होंने बड़ी तरक्की की है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो व्हाट आर योर प्लान्स? अब ये जो मूवमेंट है, मुझे ये भी बताएं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वाली, इसमें कितने जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के मेंबर्स वहाँ पे इन्वॉल्व हैं जो आप लोगों के साथ ये काम कर रहे हैं? उसमें हर स्टेट में डिफरेंट नंबर ऑफ मेंबर्स हैं। उनकी लीगल टीम जो है वो भी थ्रू आउट यूएस स्प्रेड आउट है, एंड स्टेट बाय स्टेट जो है लाइक लोकल ग्रुप्स भी हैं, और ऑब्वियसली जो मेन जो मैंने कहा था आफिया सिद्दीकी का मूवमेंट का जो अकाउंट है वो एक्चुअली एक कोर इंस्टाग्राम पे अकाउंट है जिसमें सारी जो मूवमेंट्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके बारे में आती है। ठीक है, अब अपने प्लेटफॉर्म के हवाले से बताएं, क्या सोचा है, कौन से ऐसा नेक्स्ट आपने जो सीरीज़ जिसका इशारा दिया है उस सीरीज़ में कौन कौन हमें देखने को मिलेगा? दो कि आई नो कि आप क्यूरियोसिटी को मेंटेन रखेंगी, बट स्टिल कंटेंट वाइज आप हमें थोड़ा सा बताएं। कंटेंट वाइज हमने इस दफा कोलैब्स के साथ जो है उन्होंने हमारा सीजन स्पॉन्सर किया था, जो कि एक कोवर्किंग स्पेस है लाहौर में, और उसमें उस कोवर्किंग स्पेस के अंदर बहुत सारी स्टार्टअप्स हैं, तो उनकी जो स्टार्टअप्स हैं उनको हमने इंटरव्यू किया है। तो उसके लिए हम बहुत एक्साइटेड है। कोलैब्स के फाउंडर को भी इंटरव्यू किया, हमारा जो है हमने शाहबाज तासीर को भी इंटरव्यू किया, वो भी कोलैब्स के साथ काफ़ी काम करते हैं, उनकी स्टोरी को हम हाईलाइट करेंगे, और क्योंकि हमारा एक इंटरनेशनल प्रेजेंस है जिसकी वजह से हम लाइक बहुत एक्साइटेड है कि ये सारे जो स्टार्टअप्स हैं उनको ये एक व्यू मिलेगा, एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसमें वो अपनी स्टोरीज बता सकें। लवली। अच्छा नताशा, वैसे हम जहाँ भी कहीं जाते हैं दुनिया में हमने देखा है कि अमेरिकन हो या इंडियन हो, ये लॉबी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और यूएस के अंदर भी इट्स नॉट सेकेंड ओपिनियन अबाउट इट। सो आप लोगों को एज अ पाकिस्तानी डू यू फाइंड एनी चैलेंजेस, या फील करते हैं आप लोग कि हमें ये चैलेंजेस हैं? क्योंकि ऑब्वियसली इंडियंस दे आर बिग इन नंबर, उनकी तादाद ज़्यादा है, जहाँ भी हैं वो उनकी एक और डिफरेंट तरह का स्ट्रैटेजी होती है, इसी तरह से अमेरिकन है। तो पाकिस्तानियों को क्या डिफ़िकल्टीज होती हैं सिंस यू आर स्टेइंग देयर? पाकिस्तानियों को जो है, क्योंकि इंडियंस लोगों ने एटलीस्ट यहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो इंडिया को ज़्यादा जानते हैं, वो इंडियंस को जानते हैं, तो सबसे पहले तो हम इंडियंस में ग्रुप हो जाते हैं। तो तो वो एक डिस्टिंक्ट जो कल्चर है, जो हमारे जो भी चीज़ है वो फिर सबको बताना पड़ता है कि नहीं, पाकिस्तान एक अलग कंट्री है, इसका कलर भी थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके लोग भी थोड़े से डिफरेंट है, काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है लेकिन डिफरेंसेस भी हैं, तो इस चीज़ को हाईलाइट एक चीज़ होती है जो कि करनी होती है। लेकिन यहाँ पे जो कि मैंने अच्छी चीज़ देखी है एक्चुअली, यहाँ पे यूनिटी बहुत है लोगों के अंदर। तो यहाँ पे या तो आप पाकिस्तानियों में देख लें, आप जनरल साउथ एशियंस में देख लें, चाहे वो इंडियंस हो, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, एक दफ़ा आप यूएस आ जाते हैं या कनाडा चले जाते हैं, आप में जो है आपके जो टाइज है, आपकी जो यूनिटी है वो ज़्यादा भर जाती है, क्योंकि आप सिमिलैरिटी ज़्यादा देखते हैं जो एक दूसरे के अंदर होती हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ज़बरदस्त। आई एम ग्लैड कि वहाँ पर यूनिटी देखने में आती है, दो के पाकिस्तान में यूनिटी कहीं ना कहीं लैक करती है नताशा, सो अच्छी बात है। इन द एंड हमारे देखने वालों को कुछ भी कहना चाहें आफिया सिद्दीकी मूवमेंट के हवाले से, अपने काम के हवाले से? बिल्कुल, मैं आफिया सिद्दीकी की मूवमेंट को ही हाईलाइट करूंगी क्योंकि वो टॉप ऑफ माइंड है। लाइक आई सेड, जब मैं 13-14 साल की थी उस वक्त मैंने इस मूवमेंट के बारे में सुना था, और उस वक्त मैं इतनी अपसेट और डिस्टर्ब हो गई थी कि किसी भी इंसान के साथ ऐसे कुछ हो सकता है। उनका केस फिर से रिवाइव हो रहा है, वो एक पाकिस्तानी सिटीजन है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेक श्योर करे कि उनके साथ अच्छी ट्रीटमेंट हो, कि उनके साथ जस्टिस हो, कि उनको वापस पाकिस्तान लेके आया जाए, और जो भी चार्जेस है, जो भी केस है, उनके साथ फेयरनेस के साथ और जस्टिस के साथ ट्रीटमेंट दी हो। तो बस यही मेरा मेन मैसेज होगा सबके लिए कि प्लीज़ इस चीज़ को मत भूलें, स्पेशली जो लोग पाकिस्तान में हैं, इस चीज़ को हाईलाइट करते रहें, अपने सोशल मीडिया पे शेयर करते रहें, प्लीज़ प्रेशर करते रहें। इनकी जो सारी टीम है, जो सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो फ्री में काम कर रहे हैं। यहाँ पे किसी का कोई एजेंडा नहीं है, कोई कुछ नहीं करना चाह रहा। यहाँ पे इनकी इवन जो लीगल टीम है उसमें गोरे लोग भी हैं, उसमें पाकिस्तानी लोग भी हैं, उसमें हर तरह के लोग हैं, क्योंकि ये एक नाइंसाफ़ी है और ये सब लोग देख रहे हैं। तो प्लीज हम जितना कर सकते हैं हम कर रहे हैं, आप लोग भी प्लीज करें, इस मूवमेंट को मत भूलें, और प्लीज आफिया सिद्दीकी को वापस पाकिस्तान चांस देके वापस इंशाल्लाह, फॉर श्योर। थैंक यू वेरी मच नताशा, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, यू आर डूइंग एन अमेजिंग वर्क, और आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आप इसी तरह से काम करें। और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी मूवमेंट के हवाले से जिस तरह से भी नताशा ने भी कहा कि इसमें हम सबको अपनी कहीं ना कहीं एफर्ट करनी पड़ेगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, अब जिस टॉपिक के हवाले से हम बात करने वाले हैं, दो कि वो बहुत बड़ा मसला है, लेकिन शायद अभी तक हम उस पर वो तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। जहाँ हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, मौशरती बहरान की बात कर रहे हैं और दीगर पाकिस्तान को जो दरपेश मसाइल हैं उसकी बात करते हैं, वह एक ऐसा मसला भी है जिस पर तवज्जो की बहुत ज़रूरत है। वो है पीने का साफ़ पानी और जो मुज़र सेहत ग़िज़ा है जो हम खाते हैं। द न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक जी, पाकिस्तान में 70% जो सेहत के मसाइल हैं उनकी सबसे बड़ी वजह जो है वो नाकिस ग़िज़ाइयत है और पीने का जो पानी है उसका गैर महफूज होना है। मुज़र सेहत ग़िज़ाओं के हवाले से बात करते हैं या पानी के हवाले से बात करते हैं तो बहुत सारे लोग इससे मुतासर हो रहे हैं, ख़ुसूसन अगर हम बच्चों और ख़वातीन के हवाले से बात करें। इस मसले का हल कैसे मुमकिन है, इस पर हमें कितना तवज्जो देने की ज़रूरत है और इसको क्या हमें अपनी प्रायोरिटी में शामिल करना चाहिए। दो कि हर इशू जिस पर हम बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स को हम जहाँ डिस्कस करते हैं उसमें ये भी एक टॉपिक है जिसको फ़ौरी तौर पर इक़दामात करने की ज़रूरत है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर कंज़ा अज़ीज़ अवान हमारे साथ मौजूद हैं, फूड सेफ्टी एक्सपर्ट भी हैं, इसके साथ साथ हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी UCP। इनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर कंज़ा, कैसी हैं आप? थैंक यू अरमाला, आई एम फाइन। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। डॉक्टर कंज़ा, ये जो भी हम बात कर रहे हैं ये अभी का मसला शायद नहीं है, बहुत पहले का है, लेकिन अब इसके असरात इतने ऑब्वियस होना शुरू हो गए हैं। जिन हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ की हम बात करते हैं उसके दो मेजर फैक्टर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने बात की अभी पीने का साफ़ पानी, तो पीने का साफ़ पानी अगर हम अपनी पॉपुलेशन में देखें तो मेरा ख्याल है कि 20 से 30% लोग हैं जिनको पीने का साफ़ पानी मिलता है, अवेलेबल है। बाकी 70% पॉपुलेशन, और ग्लोबली अगर आप इसको कंपेयर करते हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड से, तो 99% पॉपुलेशन शुड हैव द एक्सेस। कोई 1% पॉपुलेशन होगी USA में जिसको नहीं मिल रहा साफ़ पानी, बट हमारे यहाँ इट्स टोटली रिवर्स। और बीमारियाँ आजकल आप जितनी देख रहे हैं, जितना ज़्यादा हेल्थ बर्डन डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस ड्यू टू ये आपका पुअर वाटर क्वालिटी, वाटर हाइजीन, सैनिटेशन, और उसके बाद आपकी डाइटरी हैबिट्स डेफिनेटली दे आर, उसकी वजह से दिन ब दिन इंक्रीज़ ही हो रहा है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं जितनी भी बीमारियां हैं। और हमें आजकल वो बीमारियां सुनने को मिलती हैं जो आज से 10, 12, 15 साल पहले कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था। तो एक बच्चों को वो मसाइल हो रहे हैं जो इन्फेंट्स हैं, वो ऐसी बीमारियों के साथ पैदा हो रहे हैं कि हम, जाहिर है एक मदर की जो कंजम्पशन है बच्चे पे भी वही असर आ रहा है। बिल्कुल वही है। हमारी डाइट मैटर करती है हर स्टेज पे। अगर हम सिर्फ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज में इस टाइम वो भी हम तकरीबन लीडिंग में हैं। मतलब अराउंड 40% हमारी जो मदर्स हैं या रिप्रोडक्टिव एज की गर्ल्स हैं, दे आर एनेमिक। आप 5 बच्चियों का टेस्ट करें, हमने इवन अभी रिसेंटली UCP में भी एनीमिया टेस्ट करवाया है। वी आर गोइंग फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ एनीमिया फ्री कैंपेन। तो हर 5 में से एक बच्ची एनेमिक है। अब वही बच्ची जब आगे जाएगी, व्हेन शी इज़ प्रेग्नेंट, व्हेन शी इज़ लैक्टेटिंग, वो तो डिलीवर कर ही नहीं पाएगी। बिल्कुल ऐसा, ठीक है ना। जो बच्चे पे वो असर कहाँ पे आएगा? वो असर बच्चे पे आएगा। हमारी जो अगली नेशन है, इवन हम लोग भी, अगर हम अपने बड़ों से अपने आप को कंपेयर करें तो हम अब वो चीज़ें फील कर रहे हैं जो शायद उन्होंने लेट 40s या 50s में एक्सपीरियंस की थी। हम अपने 30s के अंदर हमें वो वाले मसले हैं जो हमारी अम्मियाँ परेशान होती हैं कि भाई अभी ये अभी से। हाँ, एग्जैक्टली। तो दैट इज़ द थिंग कि हमारी डाइटरी हैबिट्स ऐसी हैं, हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज हुआ है, बट हमारी डाइटरी हैबिट्स, फिर डाइट जो हमें मिल रही है, व्हाट वी आर ईटिंग, हमारे पास हर किस्म का केमिकल भी यूज़ हो रहा है, पेस्टिसाइड भी यूज़ हो रहा है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है चीज़ों पे। और अल्टीमेटली दैट इज़ अफेक्टिंग आवर लाइफ्स। हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है तकरीबन 67 ईयर्स हो गई है लास्ट 2021, 2022 के वो स्टैटिस्टिक्स हैं, जबकि ग्लोबली अभी भी ये 74-75 पे है। तो डिफरेंस कहाँ पे है? अच्छा, फूड स्कार्सिटी के हवाले से हम बात कर रहे हैं और कहा जा रहा है दुनिया भर में ये एक ग्लोबल इशू आइंदा आने वाले वक्तों में बनने वाला है। और पाकिस्तान दो के एग्रीकल्चर कंट्री है, बट स्टिल हमारे यहाँ अभी से वो वाले मसाइल हैं जो शायद लॉन्ग टर्म इनका इम्पैक्ट बहुत वर्स्ट भी हो सकता है। डू यू थिंक कि हमारी प्रायोरिटी या हमारी तवज्जो भी है इन मसाइल के ऊपर? हमारी प्रायोरिटी अगर ये होती तो हम यहाँ ना खड़े होते। ठीक है ना। वी नीड टू प्रायोरिटाइज। हम अभी भी अगर बात करते हैं फूड सिक्योरिटी की या फूड सेफ्टी की, दे बोथ गो साइड बाय साइड। आप सिक्योरिटी कभी भी अचीव नहीं कर सकते जब तक आप सेफ फूड प्रोवाइड नहीं करें। हम फूड सिक्योरिटी को अगर देखें, हमारी एग्रीकल्चर लैंड
एज एन एग्रीकल्चर कंट्री, लेकिन जिस हिसाब से कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, जिस हिसाब से चीज़ें एग्रीकल्चर से मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही हैं, हम नियर फ्यूचर में शायद वो एग्रीकल्चरल कंट्री भी ना रहें। मतलब अब मसला क्या है, इसको एड्रेस कैसे किया जाना चाहिए, सॉल्यूशंस क्या है हमारे सॉल्यूशंस हमारे पास इट इज़ फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। हमारे पास हर स्टेक होल्डर इम्पॉर्टेंट है, सिविल सोसाइटीज़ इम्पॉर्टेंट है, हमारे पास कम्युनिटी इम्पॉर्टेंट है। कम्युनिटी को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिटी को अपने राइट्स नहीं पता, अगर वो सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर उसको नहीं मिल रहा तो वो 70% कम्युनिटी अगर इस बात पे चुप बैठी है, देन उसको अपने राइट्स पता होने चाहिए ना। न्यूट्रिशन, लेकिन यहाँ पे राइट्स कैसे लें डॉक्टर कंजा? यू हैव लोगों को अभी बेसिक चीजें ही नहीं मिल रही हैं, तो वो बात की हाँ वो क्या करेंगे? एजुकेशन, अवेयरनेस, दोनों चीज़ें नहीं है, तो ये तो फिर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली स्टेट की जिम्मेदारी है ना। एग्जैक्टली अल्टीमेटली आपके पास मेन जो गवर्नमेंटल बॉडीज़ हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, उनका रोल है। बीच में फिर आपके पास ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स आ जाती हैं। वी हैव प्राइवेट बॉडीज़, दे कैन कम इनटू इट, और काफ़ी वर्किंग हो भी रही है। बहुत सारी NGOs हैं, इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, इवन यूनिसेफ है, WHO है, दे आर वर्किंग ऑन दीज इशूज़, बट स्टिल द इशूज़ आर राइजिंग ऑन एन अलार्मिंग नोट एंड वी नीड टू कंट्रोल कि हम किस तरह से उसको मैनेज करें कि हम अपनी GDP का कितना हिस्सा देते हैं हेल्थ को, कितना हिस्सा देते हैं न्यूट्रिशन को। अभी आप रिसेंट देख लें, हमने लूज मिल्क, हमने जो पैकेज्ड मिल्क है उस पर टैक्स लगा दिया, हमने इन्फेंट फार्मूलाज पर टैक्स लगा दिया। बिल्कुल, दे आर नॉट लग्जरीज, दे आर द नीड। हमें जो दूध मिल रहा है वो जितना खालिस है हमें भी पता है। तो अगर हम एक साइड पे देखते हैं कि हम कुछ थोड़ी सी न्यूट्रिशन कुछ चले अश्योर कर लें कि द थिंग्स द कंपनीज दे आर वर्किंग, कुछ चीज़ें बेहतर होंगी, वहाँ पे हम प्राइस इतनी हाई कर दें कि पीपल आर नॉट गेटिंग इट। एग्जैक्टली। तो दीज थिंग्स, ये सोचने वाली चीज़ें हैं, डेलिब्रेशंस इस पे होनी ज़रूरी है। वरना तो हम इस टाइम, अगर आप लूज मिल्क की बात कर लें, पूरी दुनिया में बैन है एंड वी आर एडवोकेटिंग कि उसमें जर्म्स, डिजीजेस के इतने ज़्यादा चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, हर लेवल पे चांसेस हैं। आपको पूरी कोल्ड स्टोरेज चाहिए, किसके पास है? कौन सा वो वही है ना, वो जो बर्फ़ ऐड करता है, वो बर्फ़ किस पानी की है? तो वो सारी चीज़ें, आप उन चीज़ों को या फिर कंट्रोल करें। लेकिन मसला ये है कि अभी हमारे यहाँ अवेयरनेस की तो आप बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा तबका है जो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, और आप तो मेरे ख्याल से इस मौजूदा इकोनॉमिक सिचुएशन के अंदर जो मिडिल क्लास है वो भी लोअर मिडिल या पुअर कैटेगरी में आ रहा है। सो हाउ डू वी एक्सपेक्ट सच पीपल, जिनके पास, बेचारों के पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए चीज़ें नहीं है, वो कैसे अवेयरनेस लेंगे इन चीज़ों की? अवेयरनेस से ज़्यादा द रोल इज़, यहाँ पे हमारे पास रोल आता है फिर गवर्नमेंट का। क्या ना, हमने इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट कि वो इंश्योर करे कि द स्टेट इज़ फूड सिक्योर। फूड सिक्योरिटी है, उसको अपने अगले वक्त का फ़िक्र नहीं है कि मुझे खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे तो ये हालात हैं कि अगले घंटे का नहीं पता कि खाने को कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे बहुत सारी वर्किंग की ज़रूरत है विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंटल एफर्ट्स, और उसके अलावा ये जितनी हमारी इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, येस डेफिनेटली जिन एरियाज़ में, जिस तरह ये अगर आप ये इलाके देखें, थर्ड का इलाका है या जहाँ बिलो एवरेज है, वहाँ पे दीज बॉडीज़ आर वर्किंग। और स्टिल हमारे पास सिस्टम, सोशल मीडिया, टेलीविज़न, ये बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जिससे हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। आपने जहाँ थर्ड का जिक्र किया है, वहाँ पे इंटरनेशनल बॉडीज़ काम कर रही हैं, लेकिन डू यू थिंक कि वहाँ की जो हम जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ की हुकूमत देख रहे हैं, वहाँ पे क्या उनको अंदाज़ा है कि वहाँ पे लोग कैसे रह रहे हैं, किस तरह का पानी पी रहे हैं, उनके बच्चे किस तरह से, उनकी हालात, उनकी सेहत के? हम सिर्फ जिम्मेदारी इंटरनेशनल बॉडीज़ पे तो नहीं डाल सकते। नहीं, वो दे आर एक्चुअली हेल्पिंग अस, इट्स नॉट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जैक्टली, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं, उनका काम नहीं है। ये चीज़ है कि वो अगर कर रहे हैं तो वो उनकी ग्रेटनेस है कि दे आर डूइंग समथिंग फॉर अस। लेकिन काम ये हमें करना चाहिए, ये गवर्नमेंट लेवल पे इन चीज़ों को एड्रेस होना ज़रूरी है कि हम किस तरह से अपने आने वाली नस्लों को बचा सकते हैं, अभी उनकी बेहतरी कर सकते हैं। डॉक्टर कंजा, अभी जो डैमेज हैज़ बीन डन, जितना होना है, अल्लाह ना करे कि ये मज़ीद हो, और अभी हो भी रहा है, इसका पॉसिबल सॉल्यूशंस आ रहे हैं। अब स्टेट अगर रोल प्ले नहीं कर रही, तो कोई ऐसी चीज़ तो है ना जो हमें करनी है, या हम इंडिविजुअल, इंफरादी लेवल पर, कम्युनिटी लेवल पर कुछ करें, ताकि ये जो पीने का साफ पानी है, ये जो फूड सिक्योरिटी है, ये एक इशू ना रहे।
देखिए इंडिविजुअल लेवल पे हम जब तक अपने आप को, वही बात है, मैं फिर बात करूँगी न्यूट्रिशन एजुकेशन की, वो मैं क्यों बात करूँगी, देखिए मैं एक कंज्यूमर हूँ, ठीक है, बी दैट मुझे एक मार्केट से फॉर एग्जांपल मुझे एक समोसा ही लेना है, ठीक है, अब वो समोसा मुझे जिस ऑयल में मिल रहा है दैट इज़ टोटली ब्लैक, बट आई एम ईटिंग दैट। अगर मैं उस शॉपकीपर से ये डिमांड नहीं करूँगी कि इस ऑयल को चेंज करें, या मैं उससे नहीं पूछूंगी, या मुझे थोड़ी सी अवेयरनेस इस चीज़ की नहीं होगी कि नहीं ये मेरे लिए ठीक नहीं है, तो जो हमारे पास ये स्ट्रीट हॉकर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, इनकी भी एजुकेशन उतनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, दे नीड टू, उनसे जब तक हम डिमांड नहीं करेंगे वो अपनी प्रैक्टिसेस चेंज नहीं करेंगे। एक चीज़ तो यहाँ पे ये भी आती है कि हम जो चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, इसी तरह से हम अपने लेवल पे इनकरेज कर सकते हैं, होम गार्डनिंग इनकरेज कर सकते हैं, किचन गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग इनकरेज कर सकते हैं कि वहाँ पे लोग जो हैं कुछ थोड़े से सेल्फ सफिशिएंट हो, वी हैव गुड लैंड, वी हैव जस्ट, इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिसेस कि हम किस तरह से चीज़ों को एडवोकेट करें। एटलीस्ट आप घरों में जो सब्जी या कोई भी बेसिक चीज़ें कर रहे हैं, आपको ये पता होगा कि आपने पानी साफ़ दिया है या उसके अंदर जो पेस्टिसाइड्स आपने यूज़ कर रहे हैं वो उस तरह के आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो आप अपने तौर पे कर सकते हैं। अच्छा, एक इस इशू से रिलेटेड मेरे ख्याल से इस इशू की बहुत सारी कड़ियाँ दीगर इशू से भी मिलती हैं। अभी जैसे दायरा शुमारियात की रिपोर्ट के हवाले से मैं बात करूँगी कि 2050 के अंदर पाकिस्तान की आबादी डबल हो जाएगी। आबादी डबल होगी, मसाइल डबल होंगे, डबल से भी ट्रिपल होंगे, क्योंकि आपके हेल्थ सेक्टर के मसले ऑलरेडी हैं, ये फूड सिक्योरिटी, पानी, ये सारी चीज़ें। अगर अब हमें पॉपुलेशन कंट्रोल भी तो एक इशू है जिस पे काम करना है। बिल्कुल है, और उस पे हम फिर वही बात है कि हम खामोश हैं। वहाँ पे हम स्टिल हमारे पास अभी पॉपुलेशन के वही हालात चल रहे हैं, अगर एक कमाने वाला है तो 10 खाने वाले हैं। एंड अब तो जो दौर है उसमें तो ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो ये तो इंडिविजुअल लेवल पे ज़रूरत है इस चीज़ को, डेफिनेटली इन्फोर्समेंट्स भी, जहाँ पे ज़ाहिर है जहाँ पे हमारे पास चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल जाती हैं, हम इन्फोर्समेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं, बिकॉज वी आर दैट सॉर्ट ऑफ नेशन के जब तक हमारे पे कोई प्रेशर नहीं होगा, वी आर नॉट गोइंग टू लीव आवर प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे ज़रूरत है, हमें खुद ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि क्या हम सोसाइटी पे बर्डन है। बस मसला ये है कि जो समझने वाले लोग हैं वो भी नहीं समझ रहे और समझाने वाले लोग भी नहीं समझ रहे, यही सारा मसला है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कंजा, बहुत शुक्रिया जी। हम बात कर रहे थे फूड सिक्योरिटी, सेफ्टी, और इसके साथ साथ जो पीने का साफ़ पानी है उसकी एक्सेस जो है बहुत सारे लोगों तक नहीं है, और ये भी एक बहुत अलार्मिंग इशू है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है और अब हम क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात करेंगे, जिस पे बार बार बात किया जाना बहुत ज़रूरी है। कराची के मौसम को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि हमने देखा है कि कराची में नॉर्मली बड़ा मॉडरेट वेदर रहा करता था, और कराची में अगर गर्मी आती भी थी तो कहीं ना कहीं जो समंदरी हवाएँ चलने से काफ़ी हद तक बेहतर भी रहता था। लेकिन अब गैर मामूली जो हम क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, कराची का मौसम खासा ख़राब हुआ है, और कराची में मॉनसून बारिशों के दिनों में बारिशों की बजाय इनफैक्ट बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ रही है। 54 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है, जो फील्स लाइक टेम्परेचर है कराची में। और इस हीट वेव या हीट के हवाले से बात करें तो गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान हीट स्ट्रोक से 2 अफराद इंतकाल कर चुके हैं कराची में। कराची में जी ये शदीद गर्मी में की जो वजूहात क्या हैं, क्या इस क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से निपटने के लिए हमारे पास कोई ऐसी स्ट्रैटेजी, कोई ऐसा प्लान मौजूद है जिसका इम्पैक्ट अभी नहीं तो आइंदा आने वाले दिनों में या सालों में हमें नज़र आए? इसी पे बात करेंगे। डॉक्टर आमिर आलमगीर हमारे साथ मौजूद है, एसोसिएट प्रोफेसर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट की हम बात कर रहे हैं, जाहिर है ये बारिशों का ज़्यादा होना, ना होना, गर्मी का प्रोलॉन्ग होना, सर्दी का शॉर्ट टर्म के लिए आना, ये सारी चीज़ें क्लाइमेट चेंज का इफ़ेक्ट है। लेकिन स्पेसिफ़िकली मैं कराची के वेदर की बात करूं, और मैंने इंट्रो में भी कहा कि कराची में नॉर्मली गर्मी आती थी पर उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं कम रहता था, अब बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। क्लाइमेट चेंज जो है वो पाकिस्तान को अपने लपेट में ले चुका है,
और अगर हम ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की बात करें, जो अब तक की जो रिसेंट रिपोर्ट्स आई हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त 5th पोजीशन पर आ गया, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़े खतरे की बात है। और पाकिस्तान में जो एरिया सबसे ज़्यादा मुतासर है वो सिंध का कोस्टल एरिया है, जिसमें कराची भी शामिल है। और ये जो बिगाड़ पैदा हुआ है, ये जो क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा हमें फील हो रहा है, ये कोई 2 साल 3 साल या 4 साल का जो है वो नतीजा नहीं है, बल्कि लास्ट 25 ईयर्स में ये सारी चीज़ें जो हैं बढ़ती चली जा रही हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान 10th पोजीशन से अब 5th पोजीशन की तरफ मूव कर रहा है। और ये भी प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि आने वाले 5 सालों में पाकिस्तान जो है वो टॉप 3 कंट्रीज़ की लिस्ट में ना आ जाए। अगर हम कराची की बात करें तो देखें, अगर आप कराची का लास्ट 60 ईयर्स का टेम्परेचर का डाटा अगर आप अपने सामने रखें और उस पर कुछ एनालिसिस करें, तो आपको ये पता चलेगा कि हमने कराची का टेम्परेचर लास्ट 60 ईयर्स में 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा का इजाफा हमने कर दिया है। और सबसे खतरे की बात यह है कि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो कराची का बढ़ रहा है। और ये जो टेम्परेचर जिसको अब बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, फील लाइक, वो बिल्कुल ठीक है कि अगर एक नॉर्मल टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कराची का 38 है, तो वो हमें फील जो है वो 46-47 के अराउंड होता है। इवन कराची ने 60+ डिग्री सेंटीग्रेड भी फील एक्सपीरियंस करवाया है कराची के लोगों को। अब ये जो क्लाइमेट चेंज है, इस क्लाइमेट चेंज को हमारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रही हैं। और यही वजह है कि क्लाइमेट चेंज बढ़ता चला जा रहा है। और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, जैसे हीट स्ट्रोक है, और उसके साथ साथ जो हमने पिछले 15 सालों में कुछ नई बीमारियां देखी, जिसमें डेंगू फीवर है, चिकनगुनिया है, और जो दूसरी वेक्टर बॉर्न डिसीजेज हैं, ये सारी डिसीजेज बढ़ती चली जा रही हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास क्लाइमेट चेंज पॉलिसी अभी तक हम नहीं इसको इम्प्लीमेंट कर सके। क्लाइमेट चेंज पॉलिसी जो है वो प्रोविजनल लेवल पर भी नहीं है। सिंध ने अपनी क्लाइमेट चेंज पॉलिसी डेवलप की है और उस पर कुछ काम भी हुआ था, लेकिन वो भी कहीं इम्प्लीमेंट होती भी नज़र नहीं आती है। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि हमें अब अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए प्लान करना है। हमने कराची को कंक्रीट के जंगल में जो है वो तब्दील कर दिया है। कराची में 5% भी जंगलात जो है वो हमें नज़र नहीं आते। एक तरफ हम ट्री प्लांटेशन की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम बहुत सारे हाउसिंग स्कीम्स लेकर आते हैं, अंडरपासेस और ओवरहेड ब्रिजेस की जब हम तामीर करते हैं तो हम बहुत सारे दरख्तों को काट देते हैं, ये सोचे बगैर कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक करते हैं। और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के सिंक करने वाली चीज़ें जब आप नहीं रखेंगे तो टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फर्क आए। सही, ठीक हो गया। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ने 2030 का विजन दिया है कि हमें 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी ऑडियो का थोड़ा इशू आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर आमिर आलमगीर हमारे साथ मौजूद थे। क्लाइमेट चेंज के हवाले से हम बात कर रहे थे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मेरी आपसे मुलाकात होगी अब मंडे को, लेकिन कल और परसों आप हमारा बेस्ट ऑफ देख सकेंगे। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।